A very good afternoon to all of you. Good Good afternoon, ma'am. afternoon, आज ma'am. Good साइक afternoon, ma'am. Good afternoon, good Good afternoon, afternoon, ma'am. good afternoon, good afternoon all. आज साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की क्लास में, जैसे कि हम सभी जानते हैं, कल दीक्षा ने मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस पे अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया था, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन पूरा नहीं हो पाया था। तो आज दीक्षा जो है उसी को आगे कंटिन्यू करने वाली है। तो दीक्षा आप स्टार्ट कर सकते हो बेटा। Okay, thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, class. Good afternoon. जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेपर थर्ड में साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। उसी के अंतर्गत आज हम आगे का पढ़ेंगे, बट उससे पहले थोड़ी देर के लिए हम लोग थोड़ा सा कल का क्विक रिव्यू ले लेते हैं। कि कल हमने क्या क्या पढ़ा है। कल हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या है, और इसके बाद हमने डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ी थी, जो कि 3 डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने दी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज़ मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, और उसके आगे हमने पढ़ा था कि पर्पस क्या होता है किसी भी इंटेलिजेंस को मेज़र करने का। और नेक्स्ट पढ़ा था टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट, जो कि 2 प्रकार के बताए थे, इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट। और उसी के आगे पढ़ा था कि बेस्ड ऑन द फॉर्म्स ऑफ टेस्ट, जो भी 2 प्रकार के हैं, वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट। फिर नेक्स्ट पढ़ा था कि इंडिविजुअल इंटेलिजेंट टेस्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें भी 3 तरह के पढ़े थे, वर्बल मेथड, नॉन वर्बल मेथड और परफॉर्मेंस टेस्ट। फर्स्ट हमने पढ़ा था वर्बल मेथड, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट था हमारा नॉन वर्बल मेथड, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो थर्ड था वो हमारा था परफॉर्मेंस मेथड ऑफ इंडिविजुअल इंटेलिजेंट टेस्ट। परफॉर्मेंस इंडिविजुअल इंटेलिजेंट टेस्ट के भी 5 सब टेस्ट हमने पढ़े थे, जिसमें है पिक्चर अरेंजमेंट टेस्ट, नेक्स्ट है उसका पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट, थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट असेंबली टेस्ट, फोर्थ वन इज डिजिट सिंबल टेस्ट, एंड द लास्ट वन इज ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट। तो आज हमें डिस्कस करना है ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, जैसा कि नाम से ही हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ब्लॉक्स को ऐसे कलरफुल में डिज़ाइन किया गया है ताकि उसका एक अच्छा सा पैटर्न बन सके। राइट हैंड साइड पे इमेज है जिसमें आप देख रहे हैं कि ब्लॉक्स को एक अच्छी तरह से पैटर्न में मैच करके रखा है कि उसकी एक परफेक्ट डिज़ाइन बन गई है। और उसके दूसरी तरफ कुछ ब्लॉक्स पड़े हैं, जिनमें से एक रेड कलर का है, वाइट कलर का है, और उसको जो नीचे बना हुआ इमेज है उसमें ऐसे फिट करना है कि एक परफेक्ट मैच हो जाए और एक अच्छा सा पैटर्न बन के आ जाए। तो ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट में ये एक तरह का सब टेस्ट है आईक्यू को टेस्ट करने के लिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए। इसमें 2 तरह के टेस्ट मटेरियल्स यूज होते हैं, द ब्लॉक्स एंड द डिज़ाइन। और जो भी ब्लॉक यूज़ करते हैं उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, जैसे येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू, रेड, वाइट। बट इस इमेज में यहाँ पे वाइट और रेड कलर ही शो किया गया है। यह टेस्ट मेनली फोकस करता है ऑन स्पैटियल विजुअलाइजेशन एबिलिटी और मोटर स्किल्स। स्पैटियल विजुअलाइजेशन एबिलिटी को हम हिंदी में बोल सकते हैं दृश्य क्षमता, और मोटर कौशल बोल सकते हैं मोटर स्किल्स पर। ये इन दोनों ही चीज़ों पर ज़्यादा बल देता है जिस पर भी ये टेस्ट किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि उसका इंटेलेक्चुअल
डेवलपमेंट कितना हुआ है, यानी कि बौद्धिक विकास कितना है। इस टेस्ट में टेस्ट मेकर यूजेस हैंड मूवमेंट टू रीअरेंज ब्लॉक्स। हाथों के मूवमेंट से ही वो उस ब्लॉक्स को रीअरेंज करेगा, जो कि बहुत सारे कलर्स पैटर्न्स पे दिए हैं और डिफरेंट साइड्स पे हैं, एक मीनिंगफुल मैच के साथ उस पैटर्न को बनाने के लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल हम कह सकते हैं कि पजल क्यूब, जो कि आप लोगों ने शायद देखा होगा कि मोस्टली लोगों के पास ही क्यूब होता है जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन, येलो। तो कुछ ना कुछ लोग उसको सॉल्व करते ही रहते, तो ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट का एक वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। या फिर हम कह सकते हैं कि शायद आप लोगों ने 3 इडियट मूवीज़ में आमिर खान को देखा होगा, जो हमेशा ही उनके पास एक क्यूब रहता था और वो उसको सॉल्व करने में लगे रहते थे। तो ये ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट का बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ग्रुप इंटेलिजेंस है क्या और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ एडमिनिस्टर्ड टू अ ग्रुप एट द सेम टाइम। एक ही समय पे एक ग्रुप को एडमिनिस्टर किया जाता है ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट में। इट इज़ लेस कॉस्टली इन टर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड टाइम। लेस कॉस्टली है, कह सकते हैं कि लेस कॉस्टली ये 2 प्रकार से, एक तो समय के आधार पर और एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर, मतलब कम खर्च और कम समय में यह टेस्ट किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है, नो ट्रेन्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू एडमिनिस्टर इट। ट्रेन पर्सन की आवश्यकता नहीं हो सकती है इस टेस्ट को करवाने के लिए, क्योंकि यह टेस्ट अत्यधिक लोगों पे किया जाता है, मतलब ग्रुप टेस्ट है एक तरह का, तो इसमें ट्रेन पर्सन की आवश्यकता नहीं हो सकती है। जैसे कि मान लिया, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि किसी भी कॉलेज में प्लेसमेंट होना है, तो प्लेसमेंट एग्जामिनेशन जो कॉलेज में होते हैं उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तब जाके लास्ट राउंड होता है इंटरव्यू राउंड, जिसमें फाइनल राउंड के बहुत पहले बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती हैं। उसके लिए ज़्यादा ट्रेन पर्सन रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कह सकते हैं कि ट्रेन पर्सन की इसमें ज़रूरत महसूस नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट है, देयर इज़ ए नो सच फेस टू फेस इंटरेक्शन। अब चूंकि ये ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट है, तो ग्रुप में तो बहुत सारे मेंबर्स आएंगे, तो फेस टू फेस इंटरेक्शन होना कोई ज़रूरी नहीं है। लास्ट पॉइंट है, ग्रुप टेस्ट कैन बी इन्फ्लुएंस बाय मैनी फैक्टर। ग्रुप टेस्ट में बहुत सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे मान लिया कोई भी टेस्ट हो रहा है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, या फिर किसी भी क्लास में, जिस क्लास में स्ट्रेंथ मोर देन 20-30 है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं चीटिंग भी हो सकती है। तो कई ऐसे सारे फैक्टर्स हैं जो इन चीज़ों को अफेक्ट करते हैं जब हम ग्रुप टेस्ट की बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ सुटेबल फॉर ओल्डर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। ओल्डर चिल्ड्रन और एडल्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मान लिया कोई भी नया बच्चा है, ज़्यादा उसकी एज नहीं है, तो उसके लिए तो इंडिविजुअल टेस्ट सही रहेगा। ग्रुप टेस्ट में कह सकते हैं कि वो इंसान या जिस भी एडल्ट्स है या ओल्डर चिल्ड्रन है, वो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा बहुत तो तजुर्बा होगा। तो ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट मेनली ओल्डर चिल्ड्रन और एडल्ट्स के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मोटिवेट पीपल इन दिस मैथड। अब चूंकि ये ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट है, तो प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पे मोटिवेट नहीं किया जा सकता है, ये सिर्फ हो सकता है इंडिविजुअल इंटेलिजेंट टेस्ट में। नेक्स्ट है, चीटिंग ऑन ए लार्ज स्केल इज पॉसिबल। जैसा कि पहले ही बताया है कि सम अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे, तो चीटिंग भी बहुत बड़ी स्केल पे यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टेस्ट इज इन ग्रुप फॉर्म। नेक्स्ट है, स्पीड एंड रीडिंग एबिलिटी में इन्फ्लुएंस द टेस्ट स्कोर। प्रत्येक ग्रुप मेंबर्स में जो भी होगा, उनकी स्पीड अलग होगी, रीडिंग एबिलिटी होगी, सबका अपना अपना अलग इंटेलेक्चुअल लेवल होगा, तो कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करेगा उस इंडिविजुअल की स्पीड पे और रीडिंग एबिलिटी पे। कोई जल्दी सीख जाएगा, कोई देर में सीखेगा, तो उनके टेस्ट स्कोर भी डिफरेंट आएंगे। नेक्स्ट है,
सेवरल फॉर्मेलिटीज आर ऑब्जर्व इन एडमिनिस्ट्रिंग। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होंगी जो इसमें देखी जाएंगी और एडमिनिस्ट्रेट करी जाएंगी ट्रेन्ड फैकल्टीज के द्वारा। लास्ट पॉइंट है, अ फ्यू मेंबर ऑफ द ग्रुप मे नॉट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन। अब चूंकि ग्रुप है तो जरूरी नहीं कि ग्रुप में हर एक इंडिविजुअल अपने जो भी उसे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं वो उसको अच्छी तरीके से समझ ही सके। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें जल्दी समझ में आ जाता है और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें देर में समझ में आता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट दो तरह के बताए गए हैं। पहला है वर्बल मेथड एंड द सेकेंड वन इज नॉन वर्बल मेथड। वर्बल मेथड, नॉन वर्बल मेथड, ये दोनों ही हम पढ़ चुके हैं इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट में, और यहाँ पर भी यही दोनों टाइप्स बताए गए हैं। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि वर्बल मेथड में लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता है, लैंग्वेज का यूज़ होगा और जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे दैट आर गिवन इन वर्ड्स में दिए जाएंगे, और वो वर्ड्स आइदर इन रिटन फॉर्म होंगे या फिर ओरल फॉर्म होंगे, बोल कर दिए जाएंगे या फिर वो लिख कर दिए जाएंगे। तो कह सकते हैं कि वर्बल मेथड में हम पेपर पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट है नॉन वर्बल मेथड। यह टेस्ट एक नॉन वर्बल है, जैसा कि नाम से ही है कि इसमें बोलकर कोई भी किसी भी तरह का बोलकर या मौखिक रूप का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ऐसी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है जिसमें भाषा का यूज़ कम हो और जो भी रिस्पॉन्स मिले वो डायरेक्शन या परफॉर्मेंस के आधार पर मिले। अब वर्बल मेथड को समझने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल्स है। जैसे मान लिया इस समय एग्ज़ाम्स का दौर चल रहा है, क्लास 12 के बच्चे हैं, उनका प्री बोर्ड लिया हमने, तो वर्बल मेथड में ही लैंग्वेज का यूज़ होता है। तो प्री बोर्ड एग्ज़ाम में यह टेस्ट बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि इससे जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जामिनेशन का फियर निकल जाएगा और टेंशन निकल जाएगा कि ये एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम के होने के पहले लिया जा रहा है। और चूंकि ये ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट है तो जाहिर सी बात है कि पूरे क्लास का ये टेस्ट लिया जाएगा, जहाँ पे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ मोर देन 20, 30, मोर देन 10, मतलब इंडिविजुअली ना लेके ग्रुप के फॉर्म में लिया जाएगा। और नॉन वर्बल मेथड में एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट कर लिया या फिर पैटर्न ड्राइंग टेस्ट कर लिया, जिसमें कि लैंग्वेज का यूज़ ना हो। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंटेलिजेंट टेस्ट बेस्ड ऑन साइंटिस्ट। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंटेलिजेंट को टेस्ट करने के लिए टेस्ट दिए हैं, जिसमें पहला है द स्टैनफोर्ड बाइनेट इंटेलिजेंट स्केल्स, सेकेंड है रावंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, थर्ड वन इज वेशलर टेस्ट। वेशलर ने भी दो तरह के टेस्ट दिए थे, वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंट टेस्ट स्केल्स और वेशलर इंटेलिजेंट टेस्ट स्केल्स फॉर चिल्ड्रन। इन्होंने एडल्ट्स के लिए अलग से टेस्ट बताया है और चिल्ड्रन के लिए अलग से टेस्ट बताया। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट द स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंट टेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि 1905 में दो फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे, बिनेट और सैमन, जिन्होंने डिस्कवर करा था इंटेलिजेंट टेस्ट। इसके बाद 1960 में ये मॉडिफाइड किया गया बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट लुइस टर्मन ने। उन्होंने बिनेट के साथ ही इसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए में इसका न्यू वर्जन मॉडिफाइड करके बनाया फॉर द करेंट यूज ऑफ इंटेलिजेंट असेसमेंट। इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल। यह टेस्ट इंडिविजुअल टेस्ट के अंडर ही आता है। स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट इज अ न्यू वर्जन ऑफ बिनेट साइमन टेस्ट। चूंकि पहले टेस्ट किया जा सकता था बिनेट और साइमन के द्वारा, बट इसका न्यू वर्जन आया तो उसका नाम रखा गया है स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट इंटेलिजेंट स्केल। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, द स्टैनफोर्ड बिनेट आईक्यू टेस्ट इज एन इंटेलिजेंट टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड चिल्ड्रन। जो भी गिफ्टेड चिल्ड्रन है उनके ऊपर आइडेंटिफाई, उनका इंटेलिजेंट लेवल आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट किया गया। और दूसरा ये उन बच्चों पे जो पे कुछ ना कुछ मेंटल डिफिशेंसी है, तो मेनली फोकस कर रहा है इन्होंने चिल्ड्रंस पे।
The Stanford Binet is the first official intelligence assessment. It was prepared by Alfred Binet and Theodore Simon. तो जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि ये पहले ये टेस्ट फर्स्ट प्रिपेयर किया गया था अल्फ्रेड बिनेट और साइमन के द्वारा. दिस टेस्ट मस्ट बी कंडक्टेड बाय एक्सपर्ट. ये टेस्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया जाता है. द टेस्ट शुड बी परफॉर्म इंडिविजुअली, और ये इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट के ही अंतर्गत आता है. देयर शुड नॉट बी एनी नॉइस एंड एनी डिस्ट्रैक्टिंग मटेरियल्स इन द टेस्ट रूम. जहाँ पर भी टेस्ट रूम किया जा रहा होगा उस रूम के अंदर कोई भी नॉइस या डिस्ट्रैक्टिव मटेरियल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट को अफेक्ट करेगा. It is commonly accepted that the test can be taken from the age of 2 to adulthood. जैसा कि पहले ही बताया है कि यह टेस्ट मेनली चिल्ड्रंस के लिए है, चिल्ड्रन और एडल्टहुड, जिसमें एज का क्राइटेरिया 2 से लेके एडल्टहुड तक है. It is a cognitive ability and intelligence test that is used to diagnose development or intellectual deficiencies in young children. इस टेस्ट के अंतर्गत हम कॉग्निटिव एबिलिटी और इंटेलिजेंस टेस्ट के माध्यम से उसमें जो भी डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसीज होंगी किसी भी बच्चे के अंदर, उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं या उसकी डायग्नोस करके उसको पता लगा सकते हैं. यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में दिया है हाउ टू कैलकुलेट IQ. जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि ये सबने पढ़ा ही होगा. IQ का जो फॉर्मूला होता है वो है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100. तो IQ की जो टेबल दी गई है उसके अकॉर्डिंग अगर 130 एंड अबव किसी का भी IQ स्कोर रहता है तो उसको वेरी सुपीरियर चाइल्ड माना जाएगा. 120 से 129 के सुपीरियर, 110 से 119 तक हाई एवरेज, 90 से 109 तक एवरेज, 80 to 89 लो एवरेज, 70 to 79 बॉर्डर लाइन, 55 to 69 माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन एंड 40 to 54 मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन. मान लिया किसी भी बच्चे की एज 10 ईयर है और उसका मेंटल एज 12 ईयर है, तो उसका IQ निकालने के लिए हम IQ के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे. जैसे मेंटल एज है 12 और क्रोनोलॉजिकल एज है उसकी 10, तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी, उसका IQ निकल के आया 120, मतलब उसका IQ सुपीरियर है. इसके माध्यम से ही हम कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस किसी भी व्यक्ति या बच्चे की पता कर सकते हैं. अब स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल में भी बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं, जिसमें कि इस समय जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो 5th एडिशन चल रहा है और जो कि रिलीज हुआ है 2003 में. द स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल इज नाउ इन इट्स 5th एडिशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है SB5 एंड वाज रिलीज्ड इन 2003. इस टेस्ट के थ्रू हम 5 फैक्टर्स को मेजर कर सकते हैं और उन 5 फैक्टर्स में दोनों ही सब टेस्ट होंगे, वर्बल और नॉन वर्बल. तो आइए चलते बात करते हैं कि 5 फैक्टर्स ये कौन से हैं. पहला है नॉलेज. नॉलेज. सेकेंड है क्वांटिटेटिव रीजनिंग. थर्ड है विजुअल स्पैटियल प्रोसेसिंग. फोर्थ वन इज वर्किंग मेमोरी एंड द लास्ट वन इज फ्लूइड रीजनिंग. नॉलेज फर्स्ट जो है नॉलेज के अंदर हम बात करेंगे कि जो भी जनरल इंफॉर्मेशन है, मान लिया किसी बच्चे के पास कोई भी जनरल इंफॉर्मेशन है, जब वो स्टार्टिंग में कुछ भी सीखता है या अपने घर से सीखता है या मान लिया प्री स्कूल में गया, तो वो सारी चीज़ें ही नॉलेज के अंदर आएंगी. जैसे कि मान लिया वोकैबुलरी है, वो स्टार्टिंग में क्या भी बोलना सीखता है. कुछ शब्द हैं जैसे फर्स्ट बोलते हैं कि स्टार्टिंग में बच्चा माँ कहना सीखता है या कुछ भी पानी कहना सीखता है या कुछ और वर्ड्स. तो ये सारी चीज़ें नॉलेज हैं जो कि वो एक्वायर करता है अपने होम या फिर वो जब थोड़ा बड़ा हुआ या फिर प्री स्कूल में गया तब वो ये सारी चीज़ें एक्वायर करता है. सेकेंड है क्वांटिटेटिव रीजनिंग. क्वांटिटेटिव जैसा कि वर्ड आप लोग जानते ही होंगे कि नंबर और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है, तो इसमें नंबर्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं और इसमें वर्ड प्रॉब्लम और पिक्चर रिलेशनशिप दोनों से सॉल्व करते हैं. मान लिया कोई भी
मैथ्स का क्वेश्चन है, नंबर से रिलेटेड है, तो कहीं कहीं क्या होता है कि वर्ड प्रॉब्लम दे दी गई, लिख कर समझा दिया गया, या फिर पिक्चर रिलेशन से, जैसे कि कोई बच्चा है, उसको बता दिया गया कि 2 मैंगो की ये इमेजेस हैं और उसमें 1 इमेजेस और ऐड कर दी, तो टोटल कितनी हुई। तो अगर वो समझदार है या उसका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना अच्छा है तो वो बता देगा कि 2 हैं और उसमें एक और ऐड किया गया तो वो 3 हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंतर्गत आएंगी। थर्ड है विजुअल स्पैटियल प्रोसेसिंग। इसके अंतर्गत हम पैटर्न, रिलेशनशिप और स्पैटियल ओरिएंटेशन अमंग द डाइवर्स पीसेज ऑफ द विजुअल डिस्प्ले की बात करते हैं। मतलब दृश्य प्रदर्शन में हमने जो भी चीज़ें देखी हैं उनका पैटर्न कैसा है, उनमें आपस में रिलेशनशिप कैसा है, उनका ओरिएंटेशन कैसा है, इन सारी चीज़ों की बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि ब्लॉक्स को कैसे अरेंज कर रहे हैं, या पिक्चर मैचिंग। छोटे बच्चों के लिए जैसे कि पिक्चर मेकिंग में आपने पहले देखा होगा कि एक डायग्राम था, हाथी के बहुत सारे पार्ट्स कर दिए थे पिक्चर के, और फिर उनको आके असेंबल करना था और उसका एक सही पैटर्न से उसको उसके डायग्राम को दिखाना था। तो ये आ जाएगा विजुअल स्पैटियल प्रोसेसिंग में। फोर्थ वन इज वर्किंग मेमोरी। इस प्रोसेस में डाइवर्स इंफॉर्मेशन जो भी स्टोर्ड है इन शॉर्ट टर्म मेमोरी, उसको इंस्पेक्टेड किया जाता है, शॉर्टेड किया जाता है और उसको फिर ट्रांसफॉर्म्ड किया जाता है कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के फॉर्म में, या फिर जो भी छोटी चीज़ें उसे याद हैं तो वो काफ़ी दिनों तक उन चीज़ों को और सही चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करके आगे के लिए भी याद कर सकता है। लास्ट है इसका फ्लूइड रीजनिंग। तो फ्लूइड रीजनिंग में हम बात करेंगे इंडिविजुअल की वह एबिलिटी जिसके थ्रू वो वर्बल और नॉन वर्बल को वर्बल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके थ्रू इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग। अब बात करेंगे कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। इंडक्टिव रीजनिंग में हम लोग इन्वॉल्व करेंगे ड्राइंग अ जनरल कंक्लूजन फ्रॉम सेट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। कुछ भी स्पेसिफिक ऑब्जर्व किया हमने तो उसके थ्रू हमने जर्नल कंक्लूजन निकाल के रखा। जैसे कि इसका एग्जांपल है कि जैसे लेफ्ट हैंडेड पीपल हैं, जो भी लेफ्ट हैंड का यूज़ करते हैं तो वो अपने लेफ्ट हैंड से ही मोस्टली काम करेंगे। तो अगर उन्हें सीजर का यूज़ करना है तो वो सीजर अपने लेफ्ट हैंड से यूज़ करेंगे। तो कह सकते हैं कि जितने भी सारे लेफ्ट हैंड के पीपल हैं वो सीजर का यूज़ लेफ्ट हैंड से करेंगे, क्योंकि मोस्टली उनका जो काम होगा वो उनके लेफ्ट हैंड के थ्रू ही किया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी आदत बन चुकी है कि अपने सारे काम वो लेफ्ट हैंड से ही करते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में इसका मेन यूज होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसकी टेस्टिंग करना। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रीजनिंग डिडक्टिव रीजनिंग इसका मेन हेम है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रीजनिंग फ्रॉम 1 टू मोर स्टेटमेंट से एक लॉजिकल कंक्लूजन की ओर हम पहुंच सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्स में रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं कि मान लिया A इज इक्वल टू बी एंड B इज इक्वल टू सी। तो ये 2 स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट से एक तीसरा कंक्लूजन निकल के आ सकता है कि A इज इक्वल टू सी। तो ये डिडक्टिव रीजनिंग का ही यूज करके हम फाइनल डिसीजन तक पहुंच सकते हैं कि ये हमारा डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू ही फाइनल कंक्लूजन आया है। तो एग्जिस्टिंग थ्योरी जो भी थी उसका टेस्ट करके हमने एक फाइनल कंक्लूजन निकाल दिया। ये आ गया हमारा डिडक्टिव रीजनिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं रावंस, जिन्होंने दिया है रावंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। रावंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस 1936 में जॉन सी रावंस ने दिया था और ये मेनली यूज्ड फॉर नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट के लिए यूज होता है। और इसका मेन फोकस है मेजरिंग एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। अमूर्त तर्क को मेजर करने के लिए इस स्केल का यूज किया जाता है।
Ravan's progressive matrices is a non-verbal test typically used to measure general human intelligence and abstract reasoning. General human intelligence के साथ अमूर्त तर्क को भी इसमें मेजर किया जाता है, and it is regarded as a non-verbal estimate to fluid intelligence. Fluid intelligence वह ability है जो कि किसी भी रीजन को क्विकली सोच सके और एब्स्ट्रैक्टली सॉल्व कर सके उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को. नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टेस्ट एडमिनिस्टर्ड टू बोथ ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल. रावन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस को हम इंडिविजुअली भी किसी व्यक्ति पर टेस्ट कर सकते हैं और किसी ग्रुप में भी जाके इसे टेस्ट किया जा सकता है. इसकी रेंज होती है 5 years ओल्ड टू एल्डरली. यह टेस्ट 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बना होता है और जैसे जैसे हम इस टेस्ट में आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो उसका डिफ़िकल्टी लेवल भी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा, जो कि हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को मेज़र करने के लिए हेल्पफुल रहेगा. दिस फॉर्मेट इज़ डिज़ाइन टू मेज़र द टेस्ट टेकर जनरल इंटेलिजेंस. और इसके थ्रू जनरल इंटेलिजेंस को भी टेस्ट किया जा सकता है. अगर मान लिया कोई भी बच्चा है और उसका इंटेलिजेंस कम है, तो जैसे अगर ये क्वेश्चन में 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन इजी हैं तो वो इजीली उन चीज़ों को समझ पाएगा, उनका आंसर दे पाएगा. और जैसे जैसे डिफ़िकल्टीज लेवल बढ़ता जाएगा वो सक्षम नहीं होगा उन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए. All the question on the Ravan's progressive consist of the visual geometric design with a missing piece. The test taker is given 6 to 8 choices to pick from and fill in the missing pieces. For example, identify the missing pattern. देखिए जैसा कि बगल में फिगर बनाया है राइट हैंड साइड पे कि इन्होंने डायग्राम दे रखा है, उसमें जो लास्ट नीचे वाली रो में एक क्यूब बना है स्क्वायर, उसमें कुछ भी फिल नहीं है तो वो एक मिसिंग पैटर्न है. तो कोई भी आकर इंडिविजुअल अगर उसे ये टेस्ट दिया जाता है तो वो सबसे पहले तो उसको ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों का पैटर्न समझे कि किसके बाद कौन सा आया है फिर कौन सा नहीं आया है. इसी बेसिस पे हम कहीं ना कहीं उसकी इंटेलेक्चुअल लेवल को परख सकते हैं. अगर बच्चा को इंटेलेक्चुअल लेवल उसका अच्छा है तो वो जल्दी से इस रीजनिंग को सॉल्व कर लेगा, अगर नहीं है तो उसको कहीं ना कहीं समय लगेगा इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए. नेक्स्ट है हमारा वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल्स. जैसा कि पहले ही बताया था कि वेशलर ने 2 तरह के इंटेलिजेंस स्केल्स बनाए हैं, एडल्ट्स के लिए अलग है और चिल्ड्रंस के लिए अलग है. यह टेस्ट पहली बार डिज़ाइन किया गया था साइकोलॉजिस्ट डेविड वेशलर और पब्लिश किया गया 1955 में टू मेजर द इंटेलिजेंस इन एडल्ट एंड ओल्डर एडोलसेंट्स. वेशलर के अनुसार इंटेलिजेंस वॉज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज़. उनके अनुसार जो हमारा इंटेलिजेंस है वो डिफरेंट तरह की मेंटल एबिलिटीज़ से बना है, ना कि सिंगल जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर से. One benefit of this approach is that the pattern of scores can be provide useful information. और जो भी हमारे scores निकल के आ रहे हैं इस intelligence scale के थ्रू वो कहीं ना कहीं हमें useful information provide कराते हैं. इसका एग्जाम्पल है scoring high in certain areas but low in other might indicate the presence of specific learning disability. मान लिया कुछ हमने ये टेस्ट किसी भी व्यक्ति पर करा तो मान लिया उसके कुछ जो सर्टेन एरियाज हैं उसमें उसकी स्कोरिंग हाई आई और कुछ में कम आई, तो कहीं ना कहीं ये पता चलने की गुंजाइश रह जाती है कि हाँ उसमें कहीं कुछ डिसेबिलिटी है. तो कह सकते हैं कि ये टेस्ट इन कंपैरिजन टू बिनेट के स्केल से अच्छा है. अब इसके भी बहुत सारे वर्जन आए हैं. 4 डिफरेंट वर्जन ऑफ द वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल्स, जिसमें पहला वर्जन इनका आया था 1955 में. सेकेंड रिवाइज्ड वर्जन आया जिसका नाम है वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल आर मतलब रिवाइज 1981 में. थर्ड वर्जन आया 1997 में और इसका फोर्थ और लास्ट वर्जन अभी तक जो आया है वो 2008 में आया है.
अब बात करते हैं करंट वर्जन ऑफ वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल्स पे, जो कि रिलीज हुआ था 2008 में और इंक्लूड 10 कोर सब टेस्ट। अब इसके भी अंतर्गत उन्होंने 10 सब टेस्ट करे हैं, as well as 5 supplemental sub test, 5 supplement test sub test करें। Additionally, the Wechsler adult intelligence scales 4 test provide 4 major scores। इन्होंने 4 मेजर स्कोर्स के आधार पर ही किसी के इंटेलिजेंट टेस्ट को बताया है, जिसमें पहला है परसेप्चुअल रीजनिंग और सेकेंड है प्रोसेसिंग स्पीड, थर्ड है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, फोर्थ है वर्किंग मेमोरी। परसेप्चुअल रीजनिंग में जो भी हमारा कह सकते हैं कि जो भी हमारा परसेप्शन है, मान लिया ब्लॉक डिजाइन करना है या मैट्रिक रीजनिंग करना है या पिक्चर कंप्लीशन करना है, इन एग्जाम्पल के थ्रू हम बता सकते हैं कि हमारा क्या परसेप्शन है उस भी ब्लॉक डिजाइन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग स्पीड, या कोई भी कोडिंग से रिलेटेड टास्क दिया गया किसी बच्चे को, और अगर उसमें स्पीड अच्छी है कि वो उन कोड वर्ड्स को या डिजिट या सिंबल्स को समझ सकता है, तो उसकी स्पीड अच्छी होगी उस क्वेरी या उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। थर्ड है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में जैसा कि नाम से ही है वर्बल, तो मौखिक रूप से इसे डिस्क्राइब करते हैं कि 2 वर्ड्स, मान लिया 2 वर्ड्स हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, जैसे सन सन, SUN सन सूरज, SON सन बेटा। तो कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन रिलेटेड हो सकते हैं कि जनरल नॉलेज कैसी है उसकी, अबाउट देयर सोशल लाइफ या अबाउट देयर फैमिली कि कौन है आपके घर में कौन नहीं है, या अबाउट देयर रिलेटेड टू देयर कंट्री। तो बेसिक क्वेश्चन ये सारे वर्बल कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत आएंगे। फोर्थ है इसका वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी में देख सकते हैं कि उसकी मान लिया कोई भी वर्ड हमने किसी भी बच्चे को दिया, उसकी सीक्वेंसिंग देख सकते हैं, सिंबल सर्च करने को दे सकते हैं कि उसकी मेमोरी पे कितना ज़्यादा उसने सीखा या स्टोर किया। तो ये सारी चीज़ें हम उसकी देख सकते हैं वर्किंग मेमोरी के अंतर्गत, और इसी के आधार पर हम उसका इंटेलिजेंस टेस्ट कर सकते हैं और रिजल्ट को निकाल सकते हैं। The Wechsler Adult Intelligence Scale 4 also provides 2 overall summary scores, including a full scale IQ and a general ability index। मतलब फुल स्केल IQ भी आपको देगा इस टेस्ट के माध्यम से, और जनरल एबिलिटी इंडेक्स, ये दोनों चीज़ें ही वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंट स्केल्स 4 जो कि न्यू वर्जन है उससे हमें ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। नेक्स्ट है इसका पॉइंट, द वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंट स्केल surpassed the Stanford Binet in use during 1960. Today, the Wechsler Adult Intelligence Scale is the most frequently intelligent test in the world with both adolescents and adults। ये दोनों के लिए इस समय का अधिकतर यूज किया जाने वाला टेस्ट है। Data collection for the newest version of the test is progressing through spring 2020। इसका डेटा कलेक्शन 2020 स्प्रिंग तक कंप्लीट हो गया, जो कि स्टार्ट हुआ था 2016 से। अब बात करते हैं वेशलर इंटेलिजेंस टेस्ट स्केल फॉर चिल्ड्रन। द वेशलर इंटेलिजेंट स्केल फॉर चिल्ड्रन is an individually administered intelligent test for children between age of 6 to 16। 6 से लेके 16 साल तक के बच्चों के लिए ये टेस्ट यूज किया जाता है। It generates a full scale IQ that represent the child's general intellectual ability। और बच्चों के लिए ये फुल स्केल IQ, जो भी हमारा IQ है वो जनरेट करता है और बच्चे के जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, जो भी इसकी बौद्धिक क्षमताएं हैं, उनको दर्शाता है। अब इसमें भी बहुत सारे वर्जन आए, जिसमें करंट वर्जन ऑफ वेशलर इंटेलिजेंस स्केल ऑफ चिल्ड्रन के लिए 5th एडिशन है, जो कि रिसेंट है, 2014 में डेवलप किया गया है। 5th एडिशन जो इनका आया है चिल्ड्रन के लिए वेशलर का, वो 45 to 65 मिनट लेता है टू एडमिनिस्टर करने के लिए, कि टेस्ट टाइमिंग जो है 45 to 65 मिनट है। इट प्रोवाइड्स 5 प्राइमरी इंडेक्स स्कोर्स, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स, विजुअल स्पैटियल इंडेक्स, फ्लूइड रीजनिंग इंडेक्स,
वर्किंग मेमोरी इंडेक्स एंड प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एडल्ट वर्जन ऑफ द वेशलर टेस्ट. These indices represent a child's abilities in discrete cognitive domains. 5 ancillary composite scores can be derived from various combination of primary or primary and secondary subtests. इसमें भी primary visual spatial subtests हैं, जैसे block design है, visual puzzle है. ब्लॉक डिजाइन में विजुअल वर्किंग मेमोरी के आधार पर हम किसी भी बच्चे का इंटेलिजेंट टेस्ट कर सकते हैं, और विजुअल पजल के थ्रू उसकी एबिलिटी को मेजर कर सकते हैं कि हाउ दे एनालाइज द पजल एंड सिंथेसाइज इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंट इन अ रिजल्ट फॉर्म. अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंडिविजुअल इंटेलिजेंट टेस्ट पर. इसका फर्स्ट पॉइंट है मोर अटेंशन इज पेड. अब चूंकि ये इंडिविजुअल टेस्ट है तो इसमें कहीं ना कहीं अटेंशन ज्यादा मिलेगी, क्योंकि ये एक व्यक्ति पर किया जाने वाला टेस्ट है. सेकेंड पॉइंट है द रिजल्ट्स आर एक्यूरेट. इंडिविजुअल टेस्ट का एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि रिजल्ट इसमें एक्यूरेट होगा, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा वो फोकस करेगा आप पर ही, तो जाहिर सी बात है कि आपका रिजल्ट भी वो देगा जो वो एक्यूरेट होगा. थर्ड पॉइंट है द बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व इजली. अब 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा है तो बिहेवियर ऑब्जर्व करने में भी बहुत आसानी होगी. द एग्जामिनर कैन इजली कन्विंस एंड इनकरेज द पर्सन. जो भी एग्जामिनर होगा वो इजली कन्विंस हो जाएगा और इनकरेज कर सकता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल है, यहाँ पे ग्रुप में या बहुत सारी भीड़ नहीं है और लोगों की. नेक्स्ट पॉइंट है रिजल्ट एंड द स्कोर्स आर नॉट डिपेंडेंट. रिजल्ट और स्कोर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, मींस रिजल्ट और स्कोर किसी और फैक्टर पर डिपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल टेस्ट है. तो रिजल्ट और स्कोर जो भी आएंगे वो एक्यूरेट आएंगे, टाइमली आएंगे और प्रॉपर स्क्रूटनी से आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर ट्रेंड है और यहाँ पे किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर का असर नहीं दिखेगा. द स्पीड इज वन एडिशनल फैक्टर. स्पीड इज वन एडिशनल फैक्टर ऐसे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पर्सन को जरूरत नहीं कि वो ज्यादा देर तक वेट करे, ऑन द स्पॉट ही उसे वो रिजल्ट मिल जाएगा. और मोर टाइम टू अंडरस्टैंड द पर्सन. 1-by-1 इंटरेक्शन हो रहा है आमने सामने बैठ के, तो किसी भी पर्सन को अंडरस्टैंड करने के लिए ज्यादा समय मिल जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट है द एफिशिएंसी इज अ वे बेटर देन अदर मेथड. एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंट रिजल्ट जो भी हमारा आ रहा है एग्जामिनर के थ्रू, वो इन कंपैरिजन टू ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट के कंपेयर में बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें एक इंडिविजुअल व्यक्ति पर या स्टूडेंट पे या बच्चे पे ही फोकस करना पड़ेगा. नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडिविजुअल इंटेलिजेंट. अब कुछ चीज़ों के एडवांटेज हैं तो उनके डिसएडवांटेज भी होंगे, जिसमें फर्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग. इंटेलिजेंट टेस्ट में इंडिविजुअल इंटेलिजेंट टेस्ट में हम कह सकते हैं कि 1-by-1 इंडिविजुअली ये टेस्ट लिया जाता है, तो टाइम कंज्यूमिंग है. मान लिया हम किसी भी स्कूल में गए वाइवा लेने, तो वहाँ पे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ 20 है मान लिया, तो 20 में इंडिविजुअली अगर किसी का भी वाइवा लेंगे तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही, तो टाइम कंज्यूमिंग इस हिसाब से हम कह सकते हैं. सेकेंड पॉइंट है इट कॉस्टेस मोर देन अदर प्रोसीजर. इंडिविजुअली कहीं जाना है तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी. ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस एग्जामिनर इज रिक्वायर्ड. अगर ट्रेंड और एक्सपीरियंस एग्जामिनर नहीं होगा तो वो क्या जाके किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति का या किसी भी बच्चे का एग्जाम ले पाएगा, या अगर उसमें खुद ही नहीं इतनी क्षमता है कि ना उसे उन सारी चीज़ों का ज्ञान है जिससे रिलेटेड वो कोई भी एग्जाम लेने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उन दोनों के लिए ही उनकी इंटेलिजेंस पर अफेक्ट करेगा. लॉट्स ऑफ मनी एंड इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड. बहुत सारे पैसों की भी ज़रूरत लग सकती है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होगा. इंडिविजुअली अगर आप अत्यधिक लोगों पर ये टेस्ट करेंगे तो मनी भी ज़्यादा आपकी खर्चा होगी. अब करते हैं बात ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट. इसके भी एडवांटेजेस देख लेते हैं. 1 टाइम मोर पीपल. एक ही समय में हम बहुत सारे लोगों पर ये टेस्ट कर सकते हैं, ये इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज है. द रोल ऑफ एग्जामिनर सिंप्लीफाइज. मतलब एग्जामिनर का रोल बहुत ही सिंपल होता है. जैसे कि ग्रुप टेस्ट में हम देखते हैं कि 30 बच्चे हैं,
तो 30 बच्चों के लिए हमें 3 घंटे लग गए, और इंडिविजुअल में एक बच्चे पर 10 मिनट देने हुए, तो ऐसे जाके टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। 30 बच्चों को हम 1 घंटे में अगर कोई भी टेस्ट करवा सकते हैं और प्रत्येक बच्चे पे अगर 10-10 मिनट मिलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जामिनर का रोल बहुत ही सिंपल होता है। इसका एक और एडवांटेज है, बेटर नॉर्म्स आर एस्टेब्लिश्ड। माना कोई भी वर्क है, कोई भी कार्य है, वो ग्रुप में हो रहा है, तो वहाँ जितने ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होगा उससे ज़्यादा हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जो कि हमारी कंपनी या फिर किसी इंडिविजुअल दोनों के लिए ही वो बहुत ही अच्छा साबित होगा। स्कोर मोर ऑब्जेक्टिव, सॉरी इससे पहले एफिशिएंसी इज मोर। ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट में प्रत्येक मेंबर ग्रुप का आगे बढ़कर अपने आइडिया रखेगा, अपना परसेप्शन रखेगा, अपना व्यू रखेगा, जो भी उसको टास्क दिया गया है उसके लिए, और जो विच इज़ रियली अप्रिशिएबल एंड बेनिफिशियल हेल्प टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, और वो उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा। तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी यहाँ प्रत्येक ग्रुप मेंबर की भी इंक्रीज होगी। फिफ्थ पॉइंट है स्कोर मोर ऑब्जेक्टिव। मीन्स जब ग्रुप टेस्ट हो रहा होगा तो होल ग्रुप का वर्क एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब पूरे ग्रुप के वर्क को ही देखा जाएगा, वहाँ पे इंडिविजुअली किसी के वर्क को नहीं देखा जाएगा। तो उस पूरे ग्रुप का गोल होगा कि हम अपना बेस्ट रिजल्ट दें, ना कि इंडिविजुअली किसी का पर्सनल गोल होगा ये। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे कि हेड सर ने प्रेजेंटेशन में बोला है, ग्रुप टास्क दिया है, तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि हाँ उस ग्रुप ने बढ़िया करा। यहाँ पे इंडिविजुअली किसी को नहीं देखा जा रहा है, ग्रुप टास्क के ही थ्रू दिया जा रहा है काम, ताकि आपका ग्रुप उन चीज़ों में बहुत अच्छे से करे इन कंपैरिजन टू अदर ग्रुप। और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट में हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअली टास्क दिया गया है, उसमें अपने आप से आके अपने अपने टॉपिक्स जो भी सिलेक्ट किए हैं या फिर टीचर्स ने जो भी अलॉट किए हैं उनके थ्रू हम आके अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि स्कोर मोर ऑब्जेक्टिव्स एक बहुत अच्छा एडवांटेज है ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए। और लास्ट है इसका, लेस पावर इज रिक्वायर्ड। लेस पावर इज रिक्वायर्ड की पावर पे यहाँ पे मेन फोकस किया गया मैन पावर और एनर्जी। मतलब इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल टेस्टिंग में प्रत्येक इंडिविजुअल को पर्सनल अटेंशन दी जाती है, बट ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट का एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि यहाँ पे हमें ग्रुप में ही लोगों को देखना होता है, पर्सनली जाके किसी पे मेन फोकस नहीं करना होता है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट। फर्स्ट पॉइंट है द रिजल्ट एंड द इंफॉर्मेशन इज लेस एक्यूरेट, क्योंकि ग्रुप टेस्ट में जो भी रिजल्ट मिलेगा दैट इज इन कंबाइंड फॉर्म। रिजल्ट को हम कंबाइंड फॉर्म में ही देंगे, तो जो एग्जामिनर होगा वो इंडिविजुअल लेवल पर जो भी आउटपुट है लोगों का उसको देखने के लिए वो फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी रिजल्ट आया वो कंबाइंड फॉर्म में आया है। तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो भी होंगी वो अननोन रह जाएंगी, उसे पता ही नहीं चलेगा कि किस ग्रुप में कौन सा ज़्यादा इंटेलिजेंट है और कौन सा व्यक्ति कम इंटेलिजेंट है। सेकेंड है द स्कोर्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर थिंग्स। यहाँ पर स्कोर्स टोटली डिपेंड्स करेंगे रीडिंग एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, क्योंकि प्रत्येक इंडिविजुअल जो भी है, जो भी उस मेंबर में जो भी उस ग्रुप का मेंबर है उसकी रीडिंग एबिलिटी एक अदर फैक्टर हो जाएगी। सब में भी अपनी अपनी रीडिंग एबिलिटी होती है। मान लिया कोई भी व्यक्ति जल्दी सीख जाता है, कोई व्यक्ति को समय लगता है सीखने में, तो ये अदर फैक्टर पे भी इफेक्ट करेंगी और उसके उस ग्रुप के रिजल्ट पे भी ये पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट डालेंगी। थर्ड पॉइंट है लेस कोऑपरेशन इज मेंटेन। यदि ग्रुप में कोऑपरेशन ही नहीं होगा तो रिजल्ट भी अफेक्टेड होगा उसके एंड में। अगर आपस में लोग उस ग्रुप के मेंबर्स ही आपस में कोऑपरेटिव नेचर के नहीं हैं तो उस ग्रुप का जो भी टास्क है उसका रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। फोर्थ पॉइंट है डिफिकल्ट टू मेंटेन रैपोर्ट। कभी कभी ये देखा जाता है कि किसी भी ग्रुप को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और वो कब होती है, मान लिया कि उस ग्रुप में कोऑपरेशन की कमी है या फिर वो ग्रुप लार्ज है या फिर वो ऑर्डरलेस है। तो इससे उस भी जिस भी ग्रुप में ये
सारे टास्क दिए जा रहे हैं, तो उसकी रेपुटेशन पे भी कहीं ना कहीं अफेक्ट डालेगा। द इंटरेस्ट इज नॉट इजिली मेंटेन। किसी भी ग्रुप में मेंबर्स का नेचर कैसा है ये तो हमें नहीं मालूम होता है। मोस्टली लोग अलग अलग नेचर के हो सकते हैं, कि हेट्रोजेनस नेचर होगा जितने भी मेंबर्स होंगे उस ग्रुप के, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट द सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट अमंग द ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। अगर कोई भी व्यक्ति है उसका इंटरेस्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं ये उसके रिजल्ट पर भी अफेक्ट डालेगा उस ग्रुप के। अगर उसका काम में मन नहीं लग रहा है तो उस ग्रुप का जो भी रिजल्ट आएगा वो इन कंपैरिजन टू जो अदर ग्रुप होगा उसमें कोऑपरेशन अच्छा है, उस ग्रुप के मेंबर अच्छे हैं और वो ग्रुप के मेंबर्स अच्छे से काम कर रहे हैं, अफेक्ट डालेगा और एक्यूरेट रिजल्ट भी नहीं मिल पाएगा अगर कोऑपरेशन नहीं है, हेट्रोजेनस नेचर है अगर लोगों का। तो द नेक्स्ट पॉइंट है द रिजल्ट आर एग्जामिन्ड रेडली ड्यू टू लैक ऑफ गुड एंड प्रॉपर अटेंशन। नहीं होने पर रिजल्ट हाईली अफेक्टेड होगा और अगर रिजल्ट हाईली अफेक्ट हो रहा है इनकी वजह से तो कहीं ना कहीं ग्रुप मेंबर्स भी इन सब चीज़ों में अपने आप को हेजिटेट महसूस करेंगे। और यहाँ पे बोला गया है कि ग्रुप इंटेलिजेंस में ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनका रिजल्ट बहुत ही आसानी से दिया जा सकता है और जल्दी से तैयार किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे किसी इंडिविजुअल को ही हमें देखना नहीं है, हमें एक प्रॉपर ग्रुप के ऊपर फोकस करना है और उसी के रिजल्ट को एंड में दिखाना है। तो रिजल्ट बहुत ही आसानी से दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बोर्डम ओवर इजी आइटम एंड फ्रस्ट्रेटेड ओवर डिफिकल्ट वन। देखिए बोर्डम का यहाँ पे मतलब है कि कोई भी इजी आइटम्स या इजी टास्क दे दिया किसी भी ग्रुप को, तो वहाँ पे वो चीज़ें करने के लिए मान लिया इजी ऐसे ही टास्क दिए जा रहे हैं उसे, तो उसको बोरिंग फील हो रहा है उसी समय पे। बट डिफ़िकल्ट थिंग्स आ गई तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया, इरिटेट हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में। लास्ट है द एग्जामिनर रिस्पॉन्स इज मोर स्ट्रिक्ट मैनर। मान लिया कोई ग्रुप बड़ा दे दिया गया किसी भी एग्जामिनर को, तो कभी कभी ग्रुप को हैंडल करने में मुश्किल होती है, जिसकी वजह से एग्जामिनर यूजुअली रिस्पॉन्ड करेगा स्ट्रिक्ट मैनर में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सारी अफेक्ट करेंगी ग्रुप इंटेलिजेंस। दीक्षा बेटा। यस मैम, हो गया। ओके ओके। जैसे कि मैंने कल ही बोला था कि दीक्षा का जो प्रेजेंटेशन जो उसने बनाया है वो भी बहुत ही प्यारा बनाया है और एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से किया, बहुत ही डिटेल में जाके हम सभी को समझाया कि कितने टाइप के टेस्ट होते हैं। और पहला मतलब ऐसा मुझे लग रहा है जिसने टेस्ट को भी डिस्क्राइब किया, जैसे बैचलर और बीए के टेस्ट को। तो मेरी तरफ से तो दीक्षा ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया है। और अब आप लोग की तरफ से कोई भी का कोई क्वेरी है किसी को भी तो वो दीक्षा से पूछ सकता है। बहुत अच्छा किया दीक्षा आपने। थैंक यू मैम। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी नहीं है तो, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हुआ है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में दीक्षा ने सब कुछ अच्छे से समझाने की कोशिश की। तो अगर किसी को कोई क्वेरी नहीं है तो इसी के साथ हम लोग इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। और आप सभी लोग से ये है कि हम सभी लोग को हमेशा एक दूसरे से सीखते रहना चाहिए, कैसे प्रेजेंटेशन बनाए जाते हैं, किस तरह से लिखा जाता है। जैसे पीपीटी की बात हुई थी कि पीपीटी में जब हम लोग पॉइंट्स लिखते हैं तो एकदम पिन पॉइंटेड लिखते हैं, ताकि बस आप पॉइंट्स को देख के आपको रिकॉल हो जाए, बच्चे को भी सामने जो आपका प्रेजेंटेशन देख रहा है पता चल जाए कि मेन स्पेसिफिक क्या है। तो वो दीक्षा की स्लाइड में हम लोगों ने देखा। तो आप सभी लोग आपस में एक दूसरों से एक्सचेंज करते रहा करो नॉलेज, और सभी लोग ग्रो करो। इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए प्रेजेंटेशन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।